मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये यूनिट 10 अर्थात द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व से संबंधित दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्वों की भौतिक विशेषताएं या भौतिक गुण देखेंगे। और उसमें सबसे पहले देखेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, उसके बाद डेंसिटी, घनत्व, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, गलनांक तथा क्वथनांक, फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, स्टोरेज यानी कि उनका भंडारण, किस तरीके से उन्हें रखा जाएगा, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, थर्मल स्टेबिलिटी, ऊष्मीय स्थायित्व, और लास्ट में देखेंगे कंडक्टिविटी, चालकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था। मेरे बेटे सबसे पहले देखते हैं भौतिक अवस्था। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्वों की फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था क्या होती है। तो ये सभी तत्व सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं। चांदी जैसी श्वेत धातु। दूसरी बात, ये सभी सॉफ्ट यानी कि मुलायम होती है। और ये सभी लाइट यानी कि हल्की धातु है। धात्विक चमक का कारण इलेक्ट्रॉनों का दोलन करना होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के कंपन के कारण धात्विक चमक उत्पन्न होती है। या हम ये कह सकते हैं कि इनकी धात्विक चमक की व्याख्या इलेक्ट्रॉनों के कंपन, दोलन या अनुनाद के कारण के द्वारा की जा सकती है। दूसरा है सॉफ्ट, ये मुलायम होते हैं। उसका कारण क्या है? दुर्बल बंधता के कारण, वीक बॉन्डिंग के कारण ये मुलायम होते हैं। और वीक बॉन्डिंग का कारण या दुर्बल बंधता का कारण है इनके अंतिम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और धात्विक बंध तभी मजबूत बनता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो अगर पहले तो इसी का कारण लिख लेते हैं, दुर्बल बंधता, संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन के कारण, केवल एक इलेक्ट्रॉन के कारण दुर्बल बंध बनता है। धात्विक बंध दुर्बल होता है।
संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर वृद्धि होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने पर धात्विक बंधुता में वृद्धि होती है, मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती है, और जितनी ज्यादा धात्विक बंधुता होती है बंध उतना ही कठोर होता है, मतलब पदार्थ उतना ही कठोर हो जाता है, कठोरता में भी वृद्धि होती है। और हल्के होने का कारण है बड़ा आकार। बड़े आकार के कारण ये हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रुप 2 एलिमेंट्स की भौतिक अवस्थाओं को, भौतिक अवस्था जो होती है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये भी चांदी जैसी श्वेत धातुएं होती हैं, मुलायम होती हैं, हल्की होती हैं। अब ये बात एक अलग है कि अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल को देखेंगे, यानी कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स को देखेंगे, तो जो सॉफ्टनेस होती है वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं की कम होती है, जबकि क्षारीय धातुओं की अधिक होती है। और साथ ही साथ ये जो क्षारीय धातुएं होती है वो इतनी ज्यादा मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये तो रहा भौतिक अवस्था के बारे में। अब हम देखेंगे मेरे बेटे, अब हम देखेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्वों के घनत्व। हम जानते हैं कि घनत्व रो इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो द्रव्यमान भी बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है। अब इन दोनों में से जो फैक्टर, जो घटक अधिक प्रभावी होगा उसी के अनुसार घनत्व होता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो द्रव्यमान घटक अधिक प्रभावी होता है, यानी कि ये डोमिनेट करता है आयतन को, और अधिक प्रभावी होने के कारण, इसका मान बढ़ने के कारण ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर द्रव्यमान घटक अधिक प्रभावी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी होगी टॉप टू बॉटम वो बढ़ेगी। अगर हम ग्रुप 1 के तत्वों का घनत्व देखें तो Li से ज्यादा होता है K का, और K से ज्यादा होता है Na का, फिर Rb, फिर Cs। यहाँ पर
कि वैसे तो Li से ज़्यादा होना चाहिए था सोडियम का, लेकिन Li से ज़्यादा है पोटेशियम का और उससे भी ज़्यादा है सोडियम का। कहने का तात्पर्य ये सोडियम यहाँ होना चाहिए लेकिन पोटेशियम यहाँ पर होता है, और उस पोटेशियम का घनत्व तो सोडियम से कम हो जाता है, और होना चाहिए था पोटेशियम का ज़्यादा, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी समूह में तो घनत्व तो बढ़ता है। तो उस हिसाब से पोटेशियम का सोडियम से अधिक होना चाहिए था, लेकिन इसका कम रहता, और उसका कारण है आकार में अनियमित वृद्धि। यानी कि इसका आयतन, चाहे आकार कह लें चाहे हम ये कह लें आयतन, आयतन अचानक बढ़ता है या अनियमित रूप से बढ़ता है, उससे इसका घनत्व कम हो जाता है। इसको याद करने के लिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं, लिथियम से ज्यादा सोडियम का, उससे कम पोटेशियम का, और Li Na K Rb और CS। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि लिथियम से ज्यादा सोडियम का और उससे कम पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का सोडियम से भी अधिक होता है, और सबसे ज्यादा होता है सीजियम का। तो ये तो रहा ग्रुप 1 के लिए ऑर्डर। अब हम ग्रुप 2 के लिए यदि देखें तो उसमें भी ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यमान घटक अधिक प्रभावी होता है, इसलिए घनत्व तो बढ़ेगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा अनियमितता होती है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ डेंसिटी देखें तो सबसे कम होता है Ca का, उससे अधिक होता है Mg का, उससे भी अधिक Be, Sr और Ba। इसमें बेरिलियम अनियमितता प्रदर्शित कर रहा है और कैल्शियम। बेरिलियम की अनियमितता का कारण होता है छोटा आकार, छोटे आकार के कारण बेरिलियम का तो अधिक होगा ही, और कैल्शियम के आयतन में अनियमित वृद्धि होती है। तो आयतन में अनियमित वृद्धि। अगर हम देखें तो बेरिलियम यहां पर हो गया, यहां पर हो जाएगा मैग्नीशियम, यहां पर हो जाएगा कैल्शियम, यहां पर हो जाएगा स्ट्रोंशियम, और यहां पर हो जाएगा बेरियम। तो ये तो रहा घनत्व के बारे में। अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। मेरे बेटे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक तथा क्वथनांक। किसी भी पदार्थ का गलनांक पैकिंग इफिशियंसी
या पैकिंग क्षमता के अनुक्रमानुपाती होता है, और पदार्थ के अणुओं में जितनी ज्यादा सिमेट्री होती है वो उतना ही डेंस पैक होते हैं, मतलब उनका घनत्व ज्यादा हो जाता है। अगर इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है तो इस सिमेट्री होने के कारण इसकी पैकिंग में घनत्व बढ़ जाता है, और अगर कोई अणु इस तरीके का हो तो इसकी पैकिंग में उतना अधिक घनत्व नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी सममित यानी कि सिमेट्री के अनुक्रमानुपाती होती है। क्वथनांक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अंतर आणविक बलों के अनुक्रमानुपाती होता। जितना ज्यादा मजबूत अंतर आणविक बल होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या हम ये कह लें कि स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अंतर आणविक बलों पर बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करता है, और पैकिंग क्षमता पर मेल्टिंग पॉइंट निर्भर करता है। अणु में जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतना ही डेंस पैकिंग होगी और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट समूह में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः कम होते हैं। और इस कमी का कारण है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण कम होना। क्योंकि जब आकार बढ़ेगा तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकार वृद्धि, मैं यहां से लिख रहा हूं, आकार वृद्धि के कारण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, अर्थात आकार बढ़ता है, और जब आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम देखेंगे। तो ग्रुप 1 में वन के तत्वों में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्रम ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः कम होते हैं। तो Li का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम Na का, फिर K का, फिर Rb और फिर Cs, ये क्रम रहता है।
दोनों के लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। और अगर हम ग्रुप 2 के तत्वों के लिए देखें तो मेल्टिंग पॉइंट का क्रम सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बेरिलियम का, और उससे कम होना चाहिए मैग्नीशियम का, लेकिन मैग्नीशियम का सबसे कम होता है। फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का, और सबसे कम होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सबसे कम होते हैं। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का क्रम देखें तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर बेरियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, और सबसे कम होता है मैग्नीशियम का। अब इसका कारण क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम ये रहा। मैग्नीशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि उसकी क्रिस्टलीय संरचना इस तरह की होती है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीशियम की क्रिस्टलीय संरचना कम मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट के लिए उत्तरदायी होती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो समूह 2 के तत्वों के लिए, यहां पर मैं इस तरीके से लिखे दे रहा हूं, समूह 2 के तत्वों के लिए सॉलिड से लिक्विड में होने वाले ट्रांजिशन, प्रावस्था परिवर्तन को अगर हम देखें तो उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होती है। BE MG CA SR BA। बेरिलियम में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में चेंज होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में HCP में होता है और लिक्विड स्टेट में BCC में स्ट्रक्चर रखता है। मैग्नीशियम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में चेंज होता है। कैल्शियम FCC से BCC में कन्वर्ट होता है। स्ट्रोंशियम FCC से BCC में चेंज होता है, और बेरियम BCC से BCC में चेंज होता है। केवल यही एक ट्रांजिशन ऐसा होता है जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी का मान कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि Mg की क्रिस्टलीय संरचना मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट के लिए उत्तरदायी होती है। बेरियम का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसका कारण यह है कि बेरियम के परमाणुओं के बीच में प्रबल वांडर वाल आकर्षण बल कार्य करते हैं। बेरियम के
प्रबल वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स उच्च क्वथनांक के लिए उत्तरदायी है। ये तो रहा गलनांक तथा क्वथनांक के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, और वो है फ्लेम टेस्ट या ज्वाला परीक्षण। मेरे बेटे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्लेम टेस्ट या ज्वाला परीक्षण। एस ब्लॉक के तत्व ज्वाला में विशेष रंग प्रदान करते हैं जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। इसे ज्वाला परीक्षण कहते हैं। जब एस ब्लॉक का तत्व ज्वाला के संपर्क में आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं और वहां से पुनः वापस आते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। मूल अवस्था में थे, ऊर्जा अवशोषित की और उत्तेजित अवस्था में पहुंच गए। जब यहां से वापस आते हैं तो ये फिर विकिरण उत्सर्जित करते हैं और उत्सर्जित विकिरण दृश्य प्रकाश के संगत होता है, इसलिए ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, या ये कहें कि ज्वाला का रंग विशिष्ट हो जाता है। जैसे अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्वों के लिए ज्वाला परीक्षण देखें तो लिथियम क्रिम्सन रेड, किरमिजी लाल, लाल रंग की ज्वाला देता है। सोडियम ग्रीन येलो कलर देता है। हरा पीला, पोटेशियम वॉयलेट कलर देता है। बैंगनी रंग रुबिडियम रेड वॉयलेट देता है। लाल बैंगनी और CS यानी कि सीजियम नीला रंग देता है। लिथियम ज्वाला को क्रिमेजी लाल रंग या क्रिम्सन रेड या सुर्ख लाल कह सकते हैं, रंग देता है। सोडियम ग्रीन येलो कलर देता है। पोटेशियम वॉयलेट कलर देता है। रुबिडियम रेड वॉयलेट देता है। सीजियम ब्लू कलर देता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते और उसका कारण यह है कि इन दोनों तत्वों की आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। उच्च आयनन एंथैल्पी के कारण
बेरिलियम तथा मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, ईंट जैसा लाल। स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन रेड देता है, क्रिमजी लाल या सुर्ख लाल कह सकते हैं। और बेरियम एप्पल ग्रीन, कच्चे हरे सेब जैसा रंग देता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब ज्वाला परीक्षण किया जाता है तो कभी कभी लवण में HCl भी मिलाया जाता है ताकि वाष्पशील क्लोराइड बन सके और ये परीक्षण गुणवत्तापूर्ण हो सके, या ये कहें कि रंग तीक्ष्ण मिले। साथ ही साथ जो धातुएं हैं उनके सांद्रण को भी ज्ञात किया जा सकता है और उसके लिए फ्लेम फोटोमेट्री या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने देखा एस ब्लॉक के तत्व ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, इसी को ज्वाला परीक्षण कहते हैं। और विशिष्ट रंग का कारण होता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और वहां से पुनः वापस आते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और यह ऊर्जा दृश्य प्रकाश के संगत होती है। इसलिए ज्वाला को एक विशेष रंग मिलता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अगर रंग देखें ज्वाला परीक्षण में तो लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम ग्रीन येलो, पोटेशियम वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू। बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देते क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन रेड देता है कलर और बेरियम एप्पल ग्रीन या हरा रंग देता है। मैंने बताया था कि कभी कभी लवण में HCl मिला दिया जाता है ताकि वाष्पशील क्लोराइड बन सके और धातु की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए प्रकाशमापी फ्लेम फोटोमेट्री अथवा परमाणुवीय अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। ये तो रहा भौतिक गुण के अंतर्गत ज्वाला परीक्षण या फ्लेम टेस्ट। अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मेरे बेटे अगला भौतिक गुण है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी धात्विक सतह पर उचित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो जिससे कि धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन और इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। विशिष्ट तरंग दैर्घ्य के प्रकाश द्वारा धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्वों में देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस तरह होता है। लिथियम में प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता क्योंकि इसकी उच्च आयनन एंथैल्पी के कारण। इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का निकलना संभव नहीं होता। ग्रुप 2 का कोई भी तत्व
प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता और उसका भी कारण उच्च आयनन एंथैल्पी। आकार छोटा हो जाता है जब हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पर जाते हैं तो परमाणुओं का आकार छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिथियम प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता और ग्रुप 2 का कोई भी तत्व प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। ग्रुप 1 में जो अन्य तत्व हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, अतः उन इलेक्ट्रॉनों का निकलना आसान हो जाता है, या ये कहें कम ऊर्जा द्वारा ही निकल जाते हैं। इस तरह जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्रम होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने का क्रम सबसे कम सोडियम और सबसे ज्यादा सीजियम। सीजियम में प्रकाश विद्युत प्रभाव इतना अधिक होता है कि इसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। और ग्रुप 2 के तत्व प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। ये तो रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। अब हम अगला भौतिक गुण देखेंगे और वो है भंडारण, स्टोरेज। मेरे बेटे अगला भौतिक गुण है भंडारण, स्टोरेज। ग्रुप 1 के तत्वों का आकार बड़ा होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है, जिससे इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, अधिक क्रियाशील होते हैं। और ये वायु में उपस्थित नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेते। क्रियाशीलता का कारण मैंने बताया, बड़ा आकार होने के कारण आयनन एंथैल्पी कम होती है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण ये वातावरण में उपस्थित वायु की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं, अतः इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लिथियम हल्का होता है, वो मिट्टी के तेल पर तैरने लगता है, इसलिए लिथियम को पैराफिन वैक्स में डुबो के रखते हैं। बाद बाकी सभी धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो लिथियम के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं को मिट्टी के तेल में रखते हैं।
लिथियम हल्की होने के कारण मिट्टी के तेल पर तैरती है। अतः लिथियम को पैराफिन वैक्स में या पैराफिन मोम में डुबोकर रखते हैं। ग्रुप 2 यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्रियाशीलता एल्कली मेटल से कम होती है। क्रियाशीलता अतः इनके रख रखाव के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होती। विशेष रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। ये तो रहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का भंडारण, स्टोरेज। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट, मेरे बेटे अगला भौतिक गुण है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का तात्पर्य होता है विलेय की विलायक में विलीन होने की प्रवृत्ति। विलेय की विलायक में विलीन होने की प्रवृत्ति। एस ब्लॉक के तत्व अधिकांशतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व अधिकांशतः आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। कुछ मात्रा में सहसंयोजी यौगिक भी बनते हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। इनके कुछ यौगिकों में सहसंयोजी गुण पाया जाता है। अब अधिकांश यौगिक आयनिक है, तो आयनिक यौगिकों में धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन होते हैं और इनके बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इस प्रबल वैद्युत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें जालक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि इन आकर्षण बलों का निर्माण तभी होता है जब जालक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा निर्मुक्त हो जाती है। जब किसी आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो उस दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसे जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब अगर इनको हम तोड़ेंगे तो इन्हें उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। लैटिस एनर्जी को
U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R। आयनों पर आवेश Q1 और Q2 हो गया, R का मतलब बीच की दूरी, और बीच की दूरी R प्लस और R माइनस के योग के बराबर होती है। जब हम लैटिस एनर्जी के बराबर ऊर्जा दे देंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है उसमें उपस्थित धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन पृथक हो जाएंगे। तो धनावेशित आयन ये हो गया और ऋणावेशित आयन अलग। अब धनावेशित और ऋणावेशित आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करते हैं। जल के अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश होता है और ऑक्सीजन परमाणु पर होता है ऋणावेश। यह समझाने के लिए से हम इस तरीके से लिखते हैं। जल के अणुओं का जुड़ना कहलाता है जलयोजन या हाइड्रेशन। इस प्रक्रम में धनावेशित आयन के चारों ओर और ऋणावेशित आयन के चारों ओर जल के अणु एकत्र हो जाते हैं। धनावेशित आयन में ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित आयन की ओर होता है, जबकि ऋणावेशित आयन में धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु ऋणावेशित आयन की ओर होते हैं। और जब हाइड्रेशन होता है या जल योजन होता है उस दौरान अस्थायी बंधता उत्पन्न होती है। मैंने जब जल योजन पढ़ाया था तो बताया था कि अस्थायी बंधता के कारण ऊर्जा निकलती है और उस निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी का मान जुड़ने वाले अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा और जुड़ने वाले अणुओं की संख्या आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होगी। आवेश घनत्व को ही फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता Q अपॉन R। तो इस तरह हाइड्रेशन एनर्जी अनुक्रमानुपाती हो गई आवेश घनत्व Q अपॉन R। अगर धनावेशित आयन है तो R प्लस हो जाएगा, ऋणावेशित आयन है तो R माइनस हो जाएगा। और लैटिस एनर्जी अनुक्रमानुपाती होगी Q1 इंटू Q2 अपॉन R, जहां R बराबर R प्लस प्लस R माइनस। अब हम सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी में संबंध देखेंगे। तो जिस जल में आयनिक यौगिक को विलीन किया जाता है वही लैटिस एनर्जी उपलब्ध कराता है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये कठिनाई से लैटिस टूटेगा, या हम ये कहें कि विलेयता कम होगी। और अगर लैटिस एनर्जी कम होगी तो थोड़ी सी ही ऊर्जा में लैटिस टूट जाएगा और पदार्थ विलेय हो जाएगा। विलेयता ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी ज्यादा तो विलेयता कम, और लैटिस एनर्जी कम तो विलेयता ज्यादा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं solubility is inversely proportional to lattice energy. Solubility, हाइड्रेशन एनर्जी, जब लैटिस एनर्जी से लैटिस टूट जाएगा तो धनावेशित और ऋणावेशित आयन उत्पन्न होंगे और वो जब जल के अणुओं द्वारा घेरे जाते हैं तो ऊर्जा निकलती है, उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं।
निकली हुई ऊर्जा इस लैटिस को तोड़ने के काम आती है। ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, ये लैटिस आसानी से टूटेंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा। कम ऊर्जा निकलेगी तो इस लैटिस को तोड़ने में कठिनाई होगी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मान कम तो सॉल्युबिलिटी कम, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मान ज्यादा तो ये आसानी से टूटेगा और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि S इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम टॉप टू बॉटम देखेंगे। टॉप टू बॉटम R प्लस का मान बढ़ता है, और जब R प्लस का मान बढ़ेगा तो R का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी का मान कम होगा। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर लैटिस एनर्जी कम होगी, तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो R प्लस का मान मीन से रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा। रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो 5 प्लस का मान कम होगा, और 5 प्लस का मान कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर R प्लस का मान बढ़ने से 5 प्लस कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। डिसाइडिंग फैक्टर, सॉल्युबिलिटी, टॉप टू बॉटम, और एग्जाम्पल्स। डिसाइडिंग फैक्टर लैटिस एनर्जी तब होती है जब ऋणावेशित आयन की त्रिज्या लगभग बराबर हो धनावेशित आयन की त्रिज्या। या हम ये कहें कि ऋणावेशित आयन जब छोटा होता है तो वो लगभग धनावेशित आयन के बराबर होता है, उस समय लैटिस एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि हमने ये देखा कि टॉप टू बॉटम जाने पर लैटिस एनर्जी कम होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है लेकिन सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो अगर डिसाइडिंग फैक्टर लैटिस एनर्जी होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर डिसाइडिंग फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जब धनावेशित और ऋणावेशित आयन लगभग बराबर त्रिज्या के होते हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर लैटिस एनर्जी होता है, और अगर ऋणावेशित आयन की त्रिज्या बहुत ज्यादा है धनावेशित आयन से तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी। टॉप टू बॉटम जाएंगे, लैटिस एनर्जी पर अगर डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी, तो मैंने बताया टॉप टू बॉटम जाने पर लैटिस एनर्जी कम होगी, U कम होगा तो S बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो S भी कम होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है, और इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CS
OH की सॉल्युबिलिटी देखें तो वो लगातार बढ़ेगी। एल्कली मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी भी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है, इसलिए Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3 को अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी लगातार बढ़ेगी। एल्कली मेटल के सल्फेट के लिए भी यही ऑर्डर रहता है। Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4 और CS2SO4। अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का पैटर्न देखें, यानी कि BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, CbAOH होल ट्वाइस। तो इसका भी पैटर्न यही रहेगा, टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तथा एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट की सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी पर निर्भर करती है और ये टॉप टू बॉटम जाने पर कम होगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3 की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर कम होगी। इसी तरीके से BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4 के लिए भी यही पैटर्न रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि LiF के लिए दोनों का आकार छोटा, धनावेशित आयन भी छोटा और ऋणावेशित आयन भी छोटा, तो इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और जब हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसकी लैटिस बहुत ज्यादा होती है, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इनसॉल्युबल होता है। क्योंकि जब लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा तो लैटिस टूटेगा ही नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी भले ही ज्यादा बनी रहे, लेकिन जब लैटिस ही नहीं टूटेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बनेगी। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि CSI, इसका जो साइज है, मतलब धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन दोनों ही बड़े आकार के होते हैं, इसलिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है, जबकि लैटिस एनर्जी कम होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होने के कारण भले ही लैटिस टूट जाए, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इतनी उपलब्ध नहीं होती कि ये घुल जाए, तो ये भी इनसॉल्युबल होता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है
कि LiF में लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये इनसॉल्युबल होता है, और CSI हाइड्रेशन एनर्जी कम होने के कारण इनसॉल्युबल होता है। ये तो रहा विलेयता के बारे में। अब हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। मेरे बेटे अब हम देखेंगे ऊष्मीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी। ऊष्मीय स्थायित्व का तात्पर्य होता है ऊष्मा के प्रति रासायनिक संगठन का स्थायित्व। जैसे कोई पदार्थ AB ठोस अवस्था में है और इसे गर्म किया जाए तो एक स्थिति तो यह संभव है कि ये द्रव अवस्था में बदल जाए, दूसरी स्थिति ये भी संभव है कि ये गैसीय अवस्था में बदल जाए, और तीसरी स्थिति ये है कि इसका रासायनिक संगठन बदल जाए। जब द्रव अवस्था में बदलेगा तो इसे गलन कहते हैं, मेल्टिंग, और जब गैसीय अवस्था में बदलता है तो इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। और यहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो वो ऊष्मीय स्थायित्व से संबंधित होता है। ऊष्मीय स्थायित्व अगर अधिक है तो रासायनिक परिवर्तन के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊष्मीय स्थायित्व अगर कम है तो रासायनिक परिवर्तन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इन दोनों स्थितियों में थर्मल स्टेबिलिटी को कंसीडर नहीं करते, या ये कहें कि ये थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो ऊष्मा के प्रति स्थायित्व को थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। एस ब्लॉक के अधिकांश यौगिक आयनिक होते हैं, और आयनिक यौगिकों का ऊष्मीय स्थायित्व ऋणायन पर निर्भर करता है। आयनिक यौगिक में ऋणायन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो छोटे आकार के या एक परमाणुवीय ऋणायन, और दूसरे बड़े आकार के या बहुपरमाणुवीय ऋणायन। जो छोटे आकार का ऋणायन जब धनायन के साथ जुड़ा होगा तो उसमें स्थायित्व लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा पर निर्भर करता है। और जालक ऊर्जा Q/R, R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। एनायन की रेडियस टॉप टू बॉटम आने पर कांस्टेंट रहती है, कैटायन की बढ़ती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कैटायन की बढ़ेगी तो R की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो लैटिस एनर्जी जब R की वैल्यू बढ़ेगी तो कम होगी, यानी कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। टॉप टू बॉटम जाने पर R प्लस की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब लैटिस एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब इस तरीके के अगर हम उदाहरण देखें तो लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्थायी होता है और सबसे कम स्थायी होता है सीजियम हाइड्राइड। इसी तरीके से लिथियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्थायी होता है ऊष्मा के प्रति और सबसे कम स्थायी होता है सीजियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा और बेरियम ऑक्साइड सबसे कम। जब बड़े आकार का ऋणायन होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज ऑफ कैटायन पर निर्भर करती है, R प्लस पर निर्भर करती है। R प्लस की वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है, और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, R प्लस टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि बड़े आकार के धनायन बड़े आकार के ऋणायनों को अच्छी तरह होल्ड करते हैं। इस तरीके के अगर हम ऋणायनों के उदाहरण देखें तो हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन होते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, सीजियम हाइड्रोक्साइड की सबसे ज्यादा। लिथियम कार्बोनेट की कम, सीजियम कार्बोनेट की सबसे ज्यादा। लिथियम सल्फेट की सबसे कम, सीजियम सल्फेट की सबसे ज्यादा।
बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की सबसे कम, बेरियम हाइड्रोक्साइड की सबसे ज्यादा, बेरिलियम कार्बोनेट की सबसे कम, बेरियम कार्बोनेट की सबसे ज्यादा, बेरिलियम सल्फेट की सबसे कम और बेरियम सल्फेट की सबसे ज्यादा। ये तो रहा थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे और वो है कंडक्शन। अगला भौतिक गुण है कंडक्टिविटी या चालकता। एस ब्लॉक के सभी तत्व ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है, आयनन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ही ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। ये तो रहा चालकता के बारे में। ये वीडियो यही फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।